न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इस शेर का पूरा अगर हम मायना निकालें वो ये है कि बीमारी यकीनन हमारे बस में नहीं होती, हम भले ही देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बेहतर करना वो हमारे इख्तियार में होता है। और वो इख्तियार का मतलब होता है इंसान के हाथ में, इंसान के काबू में, और वो एक डॉक्टर करता है। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टरी पेशे की बात करें तो वो समाज सेवा से जुड़ा होता है, बहुत बड़ा पेशा है, इंसान धरती का भगवान कहा जाता है। जब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो बरेली की सरजमीन की हम बात करते हैं, और बरेली में डॉक्टर पुलकित अग्रवाल का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। मुलाकात भले ही मेरी पहली है, लेकिन मैं सालों से उनका नाम सुनता आ रहा हूँ। उन्होंने अपनी शुरुआती जो तालीम है शिक्षा दीक्षा, क्योंकि बरेली के निवासी हैं, यहीं बरेली से पूरी की, और उसके बाद उन्होंने MBBS किया साउथ में जाकर। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर किया, फिर वहीं से कंप्लीट किया DLO जो डिग्री है, और उसके बाद जब ये सिलसिला और आगे बढ़ा, लगातार मंजिलें कायम की हैं, तो वो उन्होंने जो है DNB जो है चेन्नई से पूरा किया ENT के क्षेत्र में। क्योंकि बरेली में ENT के जो डॉक्टर हैं उनकी यकीनन शुरू से ही कमी रही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और ख़ास तौर से हम 2021 में जी रहे हैं, आधुनिक विधि आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे नज़र आते हैं। उन चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर पुलकित अग्रवाल ने अपनी तमाम कोशिशें और तमाम मंजिलों से, रिसर्च के क्षेत्र में तमाम चीज़ों से बहुत कुछ किया है। वो साथ ही जो है लगातार अपनी किताबों के ज़रिए से जो उन्होंने पढ़ी हैं, जो समझी हैं, वो दूसरों को भी वो अपना जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं। यकीनन उनकी उम्र कम है, लेकिन जो उनका इंसानी जज्बा है वो बहुत बड़ा है। एक एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कुछ देर पहले ही महसूस किया, जब एक बच्चे के कान में जो है एक मूंगफली का दाना जो था वो चला गया था, और उसको किस तरह से उन्होंने निकाला, और बामुश्किल 2 मिनट 3 मिनट का समय लगा। वो बहुत बड़ी बात है। हम पहले के दौर में देखते थे कि बहुत टाइम लग जाता था। उस तमाम चीज़ों को एंडोस्कोपी के ज़रिए से वो लगातार कर रहे हैं। हम आधुनिक विधि को ही जानेंगे, साथ ही क्योंकि ENT का काम है, कैंसर का भी उसमें आ जाता है, वो भी हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। दुनिया में दूसरा मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर ही है। तमाम विषयों पर बात करेंगे, और उनका जो शौक़ है उसके बारे में भी जानेंगे। म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, IMA के एक ज़बरदस्त और जुझारू सदस्य के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। एक आपका इंट्रोडक्शन और उर्दू की सरजमीन से जुड़े हुए हैं, गंगा जमनी तहजीब है बरेली की, उर्दू बहुत अच्छे से जानते होंगे। तारुफ मैंने आपका दिया है, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना आपने मेरे बारे में बोला है, पता नहीं मैं उसके लायक हूँ नहीं हूँ, बट धन्यवाद। और आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम ये पहली बार मिल रहे हैं, हमारी ये पहली मुलाकात है, और थोड़ा मरीज़ों में मैं मशरूफ़ हो गया था, बट इसके बाद हम लोग मिल पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं। आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपने जितना मेरा इंटरव्यू दिया है, जितना मेरे बारे में बताया है, मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ENT का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं हमने पिछले 15-20 सालों में देखा है कि बरेली बड़ा पीछे था, खासतौर से आधुनिक विधि में, और आपने जब से 4 साल 4.5 साल आपको हो गए, आधुनिक विधि से लगातार आप बड़ा बदलाव ला रहे हैं। मैं बीमारियों पे उस पर बाद में आऊँगा। आधुनिक विधि किस तरह की आप मुहैया करा रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं मरीजों को, उसका थोड़ा सा जिक्र करें। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है, हर चीज़, सिर्फ हमारा क्षेत्र नहीं, हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये पारदर्शिता कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से लगता था थोड़ी सी कमी है। कमी किस बात की लगती थी? हमेशा लगता था कि अगर मान लीजिए हमने किसी मरीज़ को देखा है तो उसको ये पूरा हक है जानने का कि उसको क्या परेशानी है, और उस परेशानी को डिटेल में पूरी तरह से जानकारी पाना उसका एक हक बनता है। उसी में मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने इसको सर्वे किया, मैंने अपनी तरफ से जानने की कोशिश करी कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ ताकि मरीज़ को ये पूरी जानकारी दे पाऊँ कि मैं उसको कुछ भला दे पा रहा हूँ या फिर नहीं दे पा रहा हूँ, या उसको मेरी ही बातों पे यकीन करना पड़ता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मैंने प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन निकाले, मतलब जो हमारे पर्चे होते हैं वो छपे हुए पर्चे निकलते हैं। उसमें मान लीजिए आपकी कान की बीमारी है, जैसे अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले, जैसे कान में अगर हमारा चला गया था कुछ, तो हमने उसकी भी एक फ़ोटो खींची, उस मरीज़ को दिखाया कि आपकी ये परेशानी है कान में, और उसको हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर निकाल के कान का पर्दा भी दिखाया कि कान के पर्दे में छेद नहीं है, या कान का पर्दा हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ जब मरीज़ तक पहुँचती है तो उसको पूरी बात की जानकारी रहती है कि हमारे साथ ये परेशानी नहीं थी। तो एक पारदर्शिता काम में हम लोगों को हमेशा रहती है।
ऐसे ही एक मरीज़ जैसे मान लीजिए इसके कान के पर्दे में छेद था, काफ़ी दिमाग में लोगों के चलता है कि ये छेद कभी भी दवाइयों से बंद नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि सब मरीज़ों के दवाइयों से छेद बंद हो सकते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके दवाइयाँ चल के भी काफ़ी उपलब्धियाँ हम पा सकते हैं। हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन ही नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑपरेशन से बच के भी उसको सही कर सकते हैं। नहीं हुआ, आखिरी स्टेज ऑपरेशन ही होती है, तो उसमें भी हमारे पास हर स्टेज की फ़ोटोज़ होती हैं। जितनी बार हमारे पास मरीज़ आता है, हर स्टेज पे हम दिखा पाते हैं उसको कि उसका कितना बेनिफिट हो पा रहा है, कितना फ़ायदा उसको हम दे पा रहे हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को ये पूरी बात पता रहती है कि मेरे साथ क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो पहली आधुनिक चीज़ की हम बात करते हैं तो ये है। इधर ही हम एंडोस्कोपी पे आ जाते हैं। तो एंडोस्कोपी होती है दूरबीन विधि। दूरबीन विधि से ऑपरेशंस होते रहते थे, बहुत टाइम से चल रहे हैं। बरेली में तो काफ़ी लोग करने की इसमें शुरुआत कर चुके थे, करना शुरू कर रहे थे, बट फिलहाल दूरबीन विधि का जो ऑपरेशन प्रॉपर कान का था, जब से मैं आया हूँ मैंने कोशिश करी है दूरबीन विधि में ही आगे बढ़ने की। दूरबीन विधि के ऑपरेशनों के फ़ायदे ये होते हैं कि हम लोगों की काटपीट कम से कम होती है। किसी भी चीज़ को हम लोग, मेरा ये मानना है जो खुदा ने हमको बख्शा है या भगवान ने जो हमें बख्शा है, वो हमारे पास वैसा का वैसा रहना चाहिए। वे उससे अच्छा कुछ नहीं दे सकते, इंसान वो नहीं दे सकता, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा करने में नुकसान होता है। तो हमारा ये मानना है दूरबीन विधि का फ़ायदा ये होता है कि हम वो चीज़ें नहीं काट रहे या वो चीज़ें नहीं कर रहे जिसकी ज़रूरत नहीं है। दूरबीन विधि से हम सीधे वहीं पहुंच पाते हैं जिसका हमें इलाज करना है। और दूसरी बात क्या है, खून ऑपरेशन में नहीं निकलता, कम से कम खून निकलता है, सामने साफ साफ सब कुछ दिखता है, मरीज़ों को वो चीज़ें दिखाई जा सकती हैं कि क्या किया गया है और कैसे किया गया है। तो आप किसी भी तरह से मरीज़ को किसी भी कहते हैं कि कोई परेशानी मरीज़ को नहीं होती। अब ये ऑपरेशन अगर हम लोग ओपन में करते हैं या उस तौर पे ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग को एडमिशन भी ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है। हम लोग को डिस्चार्ज जब मरीज़ को करते हैं तो फिर उसमें भी हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशन देने पड़ते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हमें बढ़ानी पड़ती हैं। तो मरीज़ इन टोटल पूरी जानकारी के साथ बहुत कम टाइम में सही होकर हमारे पास से निकल पाता है। मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आपने दूरबीन विधि का बार बार जिक्र किया। लोगों में बड़ी भ्रांति होती है, मेरा मकसद भी वही है और आपका भी मकसद वही है। जाहिर है जब दो मकसद एक हो जाते हैं तो ज़माना बदला जा सकता है। किस तरह से ईएनटी के क्षेत्र में दूरबीन विधि काम करी, क्या विधि होती है, क्या तरीका होता है, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, दूरबीन विधि बहुत टाइम से चलती आ रही है, बट दूरबीन विधि का सही उपयोग मेरे ख्याल से कम होता था। दूरबीन विधि में हम लोग जैसे मान लीजिए हम ईएनटी क्षेत्र में क्या आता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, मतलब ईएनटी, कान नाक गला। जब हम कान की बात करते हैं तो कान में हम लोग जब भी ऑपरेशन की बात करते हैं, एक रूटीन ऑपरेशन या ज़्यादातर ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं, उसमें कान का पीछे से बाल हटाए जाते हैं, पीछे से पूरा काटा जाता है कान को पूरा आगे लाया जाता है और तब हमें कान का छेद दिखना शुरू होता है, कान का पर्दा दिखना शुरू होता है और उसका फिर हम ऑपरेशन उसके बाद करते हैं। दूरबीन विधि का फ़ायदा हम लोगों को क्या होता है, दूरबीन विधि का फ़ायदा ये है, हमें ना तो पीछे से काटना है, ना हमें कान को आगे लाना पड़ता है जिसके बाद में हम लोग को टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही हम लोगों को कोई खून खराबा होता है। जब आप काटेंगे खून निकलेगा ही निकलेगा, वो सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे दूरबीन में कान के छेद के अंदर जाते हैं, उसके अंदर से ही ऑपरेशन करते हैं और फिर पर्दे को सही कर दिया जाता है या हड्डी को सही कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ें हमारी दूरबीन विधि के थ्रू होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भी पर्दा कहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि कारण क्या है कि जब हम लोग पीछे से काटते हैं तो हमारा जो मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों के ऊपर से पर्दा हम लोग लेते हैं, मगर इस कंडीशन में हम लोग पर्दा जो निकालते हैं इसको हम स्टिचलेस या स्कारलेस सर्जरी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी। खासकर ज़्यादातर जो औरतें हैं इसको काफ़ी प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन के फ़ौरन बाद भी ये पता नहीं चलता कि कान में ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम जो हमारी हड्डी होती है आगे वाली, इसको खोल के इसके अंदर की हड्डी को स्लाइस करके छोटा बना के उसको पर्दे के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और जब इसको वापस हम लोग बंद करते हैं तो हम लोग का कान बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा ऑपरेशन से पहले था। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, पहली चीज़ कोई काटपीट नहीं होती, कोई टाँके नहीं आते, बहुत जल्दी ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई खून खराबा नहीं होता, इसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। होते हैं मगर मेरी तरफ से जब कराए जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी मरीज़ का फालतू खर्चा ना हो पाए, जिसका कोई हम बहुत एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। बिल्कुल उसी खर्चे में हम लोग बहुत जल्दी मरीज़ को घर भी भेज पाते हैं और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मरीज़ काफ़ी बेहतर महसूस करता है। यहीं पे हम नाक की दूरबीन की विधि की बात करें, नाक की दूरबीन की विधि भी बहुत टाइम से चली आ रही है। दूरबीन का फ़ायदा ये है, हम वहाँ पहुँच पाते हैं जहाँ पे हम सीधे आँखों से नहीं पहुँच सकते। तो इसका फ़ायदा हम लोगों को दूरबीन विधि नाक के ऑपरेशन में मिलती है। नाक के ऑपरेशन की दूरबीन विधि बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। नाक के ज़रिए हम इवन दिमाग के
जो ऑपरेशन है वो तक कर सकते हैं। दिमाग में कोई ट्यूमर होता है तो वो तक हम लोग नाक की विधि के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में दूरबीन विधि वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ पे हम दिमाग के ऑपरेशन भी नाक के जरिए कर सकते हैं। गले की दूरबीन विधि की हम लोग बात करें तो आजकल बहुत आगे वो भी बढ़ चुका है। लेज़र की सर्जरी आ गई हैं, गले में ध्वनि पट्टियों में दिक्कत होती है वो भी लेज़र विधि से हो जाती है, उसमें भी हमें दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है, वो दूरबीन की विधि के थ्रू हो सकता है। तो उसमें बाहर आपको कोई काटना नहीं पड़ता, काटपीट बाहर की नहीं होती, सारी गले के अंदर होती है। तो इस विधि का फ़ायदा ये है कि आपका बहुत बड़ा काम बहुत छोटे बहुत आराम से निपट जाता है। वो डॉक्टर के लिए भी अच्छा है और मरीज़ के लिए भी अच्छा है। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे मरीज़ बचपन में पैदाइशी जिसे बोलते हैं जन्मजात, वो सुन नहीं पाते, तो इस तरह के मरीज़ भी आपके पास आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। आधुनिक तकनीक जो खासतौर से दूरबीन में आप लगातार काम कर रहे हैं, बरेली के इकलौते डॉक्टर हैं, तो कुछ इसमें बेहतरी क्या कुछ नज़र आता है, कुछ इलाज नया मुहैया करा पाया? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, ये है बहरेपन का मुद्दा कि जहाँ पे बच्चे को सुनाई नहीं आता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो 6 साल के बच्चे को ले आते हैं, 7 साल के बच्चे को लाते हैं, 10 साल के बच्चों को लाते हैं, कहते हैं कि हमने करीब 10 साल से हम लगातार इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मशीन लगा दी गई कान में और हमारा बच्चा जो है अभी भी सुन नहीं पाता, इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बच्चा सुन नहीं पाता, हमने बहुत इलाज करवाया, सुन नहीं पाता, दवाइयाँ दिलवाई, नीम हकीम के पास गए, सुन नहीं पाता। इधर एक चीज़ हम लोगों को बहुत बड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जानकारी क्या है कि अगर हम लोगों का बच्चा जन्म से सुन नहीं पा रहा और बोल नहीं पा रहा, 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देना चाहिए, बट अगर वो बोल भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा, हमें ये पता होना चाहिए एक हिंदी बोलने वाले के यहाँ हिंदी बोलने वाला बच्चा पैदा होता है, उर्दू बोलने वाले के यहाँ उर्दू बच्चा पैदा होता है, बंगाली के यहाँ बंगाली बच्चा, अंग्रेज के यहाँ अंग्रेजी। क्यों? जो वो सुनता है वही वो सीखता है, वही वो बोल सकता है। तो कभी भी जो बच्चा बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसका सबसे पहले कान की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे के पैदा होते ही कान की जांच हो जानी चाहिए। अगर आप दिल्ली, लखनऊ, बड़े शहरों में जाते हैं या विदेश जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों की कान की जांच पैदा होते ही हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, इस तरह से लोग करते नहीं है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों का हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहली चीज़ ये पता करना चाहिए कि बच्चा हमारा सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है। पहले 6 महीने में बहुत आराम से आप पता कर सकते हैं, ज़ोर से ताली बजा के, अगर बच्चा आपकी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा है। अगर वो बच्चा सुन पा रहा है तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ वो बच्चा, अब इसमें कमी सुनाई भी अलग हो जाती है, 50% कमी, 60% कमी, उसमें कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं है, हम उसको ऊपर ला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत वजह से सुनना पहुँच सकता है। ज़्यादातर इस तरह के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बहरे होते हैं, उनको बिल्कुल सुनाई नहीं आता। इस तरह के बच्चों के लिए एक ही ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा कारगर है, जिसको हम कहते हैं कॉकलियर इम्प्लांट। बहुत अच्छी बात है कि बरेली में भी कॉकलियर इम्प्लांट शुरू हो चुका है। कॉकलियर इम्प्लांट करने का फ़ायदा ये होता है कि मशीन ज़रूर महंगी होती है। अब आप अगर मार्केट जाते हैं, आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप मान लीजिए बाइक खरीदेंगे, महंगी मिलेगी, आप क्या चाहोगे? अच्छी से अच्छी मिले, आपको उसके लिए लोन भी लेना पड़ जाता है। बट आप क्यों लेते हो? आपको पता है आपको 4-5 साल चलानी है, ये आपका ज़िंदगी भर का खर्चा होता है। लोग सिर्फ इस डर से ये चीज़ को नहीं लगाते कि बहुत महंगी है। ये मशीनें आज की डेट में भी भारत देश में बहुत महंगी मिलती हैं। ये 5 लाख के ऊपर खर्चे में आती हैं, जो 13 लाख तक खर्चा जाता है इस चीज़ का। मगर ये एक लौता ऑपरेशन है जिसके ज़रिए एक बहरा बच्चा भी सुन सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसकी नसें सही होनी चाहिए, उसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सारे क्राइटेरिया हम लोग अगर फुलफिल कर लेते हैं, हमारी सारी बातें ठीक होती हैं, तो फिर हम लोग इसमें कॉकलियर इम्प्लांट करवाते हैं। ये कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो 3 साल के बच्चे से नीचे अगर हम करवा देते हैं तो एक बहरा बच्चा सुन पाता है, और अगर वो सुन पाएगा तो वो बोल पाएगा। तो एक बहरा बच्चा भी सुन सकता है लेटेस्ट कॉकलियर इम्प्लांट के ज़रिए। ये कॉकलियर इम्प्लांट अब बरेली में भी उपलब्ध है, बरेली में भी ये हो रहा है। सरकारी मदद साउथ में तो बहुत होती थी, मैंने साउथ से कहा है, जैसे आपने सब डिटेल बताई थी। साउथ में सरकारी मदद बहुत मिलती थी, बरेली में थोड़ी सी मुश्किल से मिल पाती है, बट इसकी सरकारी मदद भी उपलब्ध होती है। और एक बार सरकारी मदद से अगर आपने करा लिया तो आपका बच्चा फिर से सुन सकता है। तो इसलिए जल्दी पता करना और जल्दी इसका इलाज कराना जरूरी होता है। एक बहुत अहम सवाल है, आखिरी के लम्हों में हमारा इंटरव्यू पहुंच रहा है। गले के कैंसर का जिक्र होता है, बात होती है, क्योंकि आप ENT के डॉक्टर हैं। एंडोस्कोपी के जरिए से क्या कुछ बदलाव आया है पहले की तकनीक में? और मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में मौत का कारण कैंसर दूसरा है। हिंदुस्तान में पिछले करीब 1 दशक में जो है 4 गुना तेज़ी से बढ़ा है, उसमें गले का कैंसर और जो लंग्स का कैंसर उसमें तेज़ी आई है। मैं गले के कैंसर की ही जिक्र करूँगा, बात करूँगा किस तरह का नई तकनीक आई है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद जैसा मैंने कहा जागरूकता का, बायोप्सी को लेकर बड़ी गलतफहमी है, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी। जी। ये बायोप्सी की बहुत अच्छा आपने इशू उठाया। बिल्कुल इससे पहले जो हमारा इंटरव्यू शुरू होने वाला था और आप थोड़ा मेरे साथ बैठे हुए थे, आपने देखा था कि हमारे पास एक मरीज़ आया था, वो बहुत घबराया हुआ था बायोप्सी के नाम पे। वो भी इसी तरह का एक हमारा मरीज़ था।
वो घबराया हुआ सिर्फ इसलिए था, उसको ये डर था कि पता नहीं, पहली चीज़ जो घबराता है इंसान वो ये डर से घबराता है कि पता नहीं क्या निकल के आ जाए, कुछ ऐसा खराब तो नहीं निकल आएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कुछ नहीं खराब निकलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, 90% कोई चांस नहीं है कि कुछ खराब निकले, बट अगर वो 10% खराब निकला है और आप टाइम उसमें बर्बाद कर रहे हैं तो आपके सही होने के चांसेस दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। तो अगर हम लोगों को सही होना है, जल्दी टाइम पे सही होना है, हमें जल्दी उसके बारे में पता करना या डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है। इसीलिए बायोप्सी एक बहुत ज़रूरी विधि है। बायोप्सी कोई डरने वाली प्रोसीजर नहीं है, लोग बहुत डरते हैं बायोप्सी से। बायोप्सी एक बहुत सिंपल सा, जैसे चिकोटी काटी जाती है वैसे ही एक बायोप्सी का प्रोसीजर है। इसमें हम कुछ नहीं करते, एक ऐसा मास्क जिसमें ज़्यादातर दर्द नहीं होता, जिस मास्क की हम बात करते हैं जिसमें बायोप्सी हमें करनी होती है, उससे कभी कभी खून का रिसाव हो सकता है, वो तो हो सकता है, बट दर्द ज़्यादातर उसमें नहीं होता। उसमें भी हम इंजेक्शन लगा के बायोप्सी करते हैं ताकि वो, तो एक सुई, हल्की सी सुई, एक उसके दर्द में बायोप्सी का ये जांच जो है वो निपट जाती है। ये बायोप्सी अगर किसी ने आपको बताई है तो ये बहुत ज़रूरी है करवानी। कारण क्या है, इससे आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा वहम, कहते हैं ना हर मर्ज का इलाज है बट वहम का कोई इलाज नहीं, तो वहम का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वहम है तो उसका इलाज हो, और अगर ये वहम नहीं निकल के आता है। दूसरी एक बात मैं बायोप्सी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, बायोप्सी जो होती है एक लंबा अरसा लगता है बायोप्सी को की रिपोर्ट आने में, ये टाइम 12 से 14 दिन तक हो सकता है। इसमें एक फ्रोजन सेक्शन जरूर होता है, ये फ्रोजन सेक्शन हम लोग सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में कर सकते हैं, मगर वही वाली बात है, फ्रोजन सेक्शन में हमारी सेम डेट जांच मिल जाती है, बट ये बहुत कम जगह होता है। तो हमारी 12 से 14 दिन में इसकी जब रिपोर्ट आती है तो मेरा हमेशा से मानना है कि वो जो टाइम हमारा ख़राब हो रहा है वो टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसमें बायोप्सी करा लेनी चाहिए। दूरबीन विधि की बात करें या फिर लेटेस्ट टेक्निक्स की बात करें, गले के अंदर बायोप्सी आजकल बड़ी आराम से दूरबीन विधि से हो जाती है। आजकल तो रोबोट्स भी आ गए हैं, जो कि बरेली में तो अवेलेबल नहीं है, बट दिल्ली में बहुत आराम से रोबोटिक ऑपरेशंस की बात होती है। कैंसर का इलाज आजकल रोबोट से होने लग गया है, इसको हम दाविंची रोबोट कहते हैं। ये दाविंची रोबोट के जरिए हम कहीं पे भी बैठे हुए, हम बरेली में बैठे हुए, हम दिल्ली में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की आजकल तकनीक आगे आ चुकी है। अगर तकनीक की हम बात करें तो शायद मेरे ख्याल से एक दिन बहुत नहीं होगा, हमें ये बहुत लंबा इंटरव्यू चलाना पड़ेगा, इतनी तकनीकें हम लोग की आगे आ चुकी हैं। बट अगर हम बरेली की तकनीक की बात करें तो जी हाँ, हमारे पास लेज़र तकनीक अवेलेबल हो चुकी है, हमारे पास एंडोस्कोपिक तकनीकें अवेलेबल हो चुकी हैं। बरेली आज वहाँ पहुँच चुका है कि हमारे पास दिल्ली और लखनऊ तक के मरीज़ बरेली में इलाज कराने आते हैं। आज की डेट में इंटरनेशनल मरीज़ तक हम लोगों से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो बरेली हम लोग एक अलग लेवल पे ले जा चुके हैं ऑलरेडी। तो हम चाहेंगे कि जितने लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम बरेली में इलाज ना कराएं, हम बाहर चले जाएं, मेरा कहना है कि आप बाहर का इलाज ज़रूर पता करके आ जाएं, आपको ये पता चलेगा कि बरेली से अच्छा इलाज आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप सही इंसान के पास सही इलाज कराने पहुँच गए तो आपको समझ में आएगा कि बरेली से अच्छा दिल्ली, लखनऊ या बड़े बड़े शहर भी नहीं। विषय तो जैसा आपने भी बीच में कहा कि बहुत सारे विषय हैं, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, कई बीमारी और उसके इलाज की बात कर ली, इससे हटकर अब बात करेंगे क्योंकि आगे भी आपसे इंटरव्यू लेंगे, बहुत सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आप IMA के एक होनहार सदस्य हैं, बड़ी कम उम्र में लगातार आप उसमें भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आपको हमने गाना गाते हुए सुना है, तो म्यूज़िक का शौक़ किस तरह का रखते हैं, और म्यूज़िक के अलावा यानी आपका जो पेशा है डॉक्टरी और म्यूज़िक शौक़ है, इसके अलावा और भी कुछ शौक़ रखते हैं इस तरह? ये आपने शौक़ की बात जो करी है, काफ़ी दिल को छूने वाली बातें होती हैं शौक़ की, क्योंकि हमारे पेशे से थोड़ी हटके होती हैं। जी हाँ, म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ रहा है, शुरू से बहुत शौक़ रहा है। मैं शुरू में बचपन में कहना चाहिए, जब मैं छोटी क्लासेस में था, मेरे को डांस करने का बड़ा शौक़ था। तो मैं ब्रेक डांस करा करता था, और 5वीं कक्षा से लेके 8वीं 9वीं कक्षा तक मैंने काफ़ी इवन स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो डांस एक मेरा बड़ा अच्छा पैशन या शौक़ रहा था। बट क्योंकि अब हम अपने दिनचर्या में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग इन सब शौक़ों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी में IMA बहुत आगे है। IMA में हम लोग अपना एक म्यूज़िक क्लब बना रखा है। इस म्यूज़िक क्लब के ज़रिए हम लोग कम से कम मिल पाते हैं और वहाँ पे हम लोग गाने गा पाते हैं। तो ये एक क्लब ऐसा है जहाँ पे हम लोगों की पूरे महीने की थकान एक बार में दूर हो जाती है। तो उससे हल्के हल्के म्यूज़िक का, गाने का भी शौक़ उत्पन्न हुआ, और अब मैं थोड़ा सा गाना गाने में भी विश्वास करता हूँ, थोड़ा डांस वगैरह का शौक़ रखता हूँ। ट्रैवलिंग का शौक़ बहुत है, मेरे को घूमने का बड़ा शौक़ है, नई नई जगह देखने का बहुत शौक़ है, लोगों से बात करने का, लोगों के बारे में जानने का, जो आप करते हैं वो बहुत शौक़ है। बट मैं आपकी तरह वो काम कर नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा वो लगता है। बट लोगों को जानने में, लोगों के बारे में जानकारी पैदा करने में, इसका फ़ायदा मेरे को मरीजों के साथ मिलता है। मेरा मरीज़ मेरे लिए परिवार होता है, तो जो भी मरीज़ मेरे से मिलता है, मैं चाहता हूँ कि वो एक परिवार की तरह से मेरा साथ रहे, उसके बारे में, वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानता है।
तो इस तरह से हम लोगों का एक इंटरेक्शन, रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, रोज़ नई जानकारियाँ पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यही मेरे ज़्यादातर शौक रहते हैं। बस शौक की बात करेंगे, आखिरी और बात करके ख़त्म करूँगा। सियासी माहौल भी चल रहा है, बरेली में बड़े सारे डॉक्टर सियासत के मैदान में उतरना चाहते हैं। जी। नाम गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लेकिन कुछ नाम तो हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अनीस बेग साहब, डॉक्टर सत्येंद्र जी और डॉक्टर तिलमेन महेश्वर जी, और भी बहुत सारे नाम हैं। सियासत की तरफ कोई शौक रखते हैं और भविष्य में कुछ इस तरह की उम्मीद करें आपसे? देखिए, जितने नाम आपने लिए ये सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही लोग हैं जिनको हम देखते हैं, इनकी तरफ देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। तो सियासत की जहाँ तक बात करते हैं, सियासत का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। आपने जितने नाम लिए हैं, ये सारे ऐसे हैं जो सियासत में जब आएंगे तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मेरा ये मानना है, अगर मैं इस लायक कभी बन पाया कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो मैं बिल्कुल सियासत में जाना चाहूँगा। बट हाँ, सियासत एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना, एक दलदल है, जहाँ पे आपको अपने बल पे आगे बढ़ना पड़ेगा और आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम होंगे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो हम देखते ही हैं, परमेंद्र बॉस हो गए, सत्येंद्र बॉस हो गए, ये सब लोग इतने दिल से जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा काम करते हैं और खुद में इतने सशक्त हैं कि ये इस चीज़ में जा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इन लोगों का आशीर्वाद रहा, शायद आगे कभी, बट अभी तो फिलहाल मैं इनके सपोर्ट में रहता हूँ, इन लोगों के साथ रहता हूँ। और जिज्ञासा मन में है? जिज्ञासा बिल्कुल मन में रहती है, हर चीज़ की जिज्ञासा मन में रहती है, बट जिज्ञासा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना चाहती है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, मैंने एक अपना चैरिटेबल क्लिनिक भी खोला हुआ है। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि जितने भी मेरे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, जितना कहते हैं ऊपर वाले ने मेरे को नवाजा है जिस चीज़ से कि मेरे पास अगर ENT की स्किल है, मैं किसी मरीज़ के कान ना गले ठीक कर सकता हूँ, तो मैं किसी भी मेरा मरीज़ कभी भी पैसों की कमी की वजह से या किसी और वजह से ना चाहे। ऐसे ही जब आप सियासत की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक फील्ड नहीं रह जाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, आप लोगों का भला कर सकते हो और वो भला लोग समझ भी पाएँ। हर इंसान की अपनी अपनी पार्टियाँ होती हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो फॉलो कर सकते हैं, हर एक की सोच अलग अलग होती है। मेरी सोच अगर सही डायरेक्शन में है या सही मायने में मैं लोगों का भला कर पा रहा हूँ, तो मैं सियासत में ज़रूर जाना चाहूँगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, बहुत लोग समझते हैं कि मेरी सोच उस तरह की नहीं है, मैं चाहूँगा कि मैं सियासत में ना ही जाऊँ। लोगों का भला हो तो अच्छा है, नहीं तो सियासत से दूर रहना ही अच्छा है। सियासत की बात भी कर ली, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि वो भी बहुत है। देखिए, एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आजकल डॉक्टरों से डरते हैं। डॉक्टरों का एक भय लोगों के दिमाग में बहुत हो गया है। उनको ये लगता है शायद डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं कौन सी बीमारी हमें बता दे, ऐसा तो नहीं बता दे जो हमें है ही नहीं, ऐसी बात तो ना कर दे जो हमें सुनने का मन नहीं है। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए, एक डॉक्टर, शहर का कोई भी डॉक्टर हो, वो कभी भी आपको सिर्फ इलाज हेतु देखेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर डॉक्टर एक सा है, मैं ये नहीं कहता हर डॉक्टर बहुत अच्छा होगा या बहुत जानकारी वाला होगा या बहुत अच्छा, बट किसी भी डॉक्टर का, मैं एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें हर तरह के डॉक्टर आ जाते हैं, वो आपको अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी डायग्नोसिस में फ़र्क हो सकता है, उनकी दवाइयों में फ़र्क हो सकता है, बट अगर एक डॉक्टर पे आपको भरोसा है तो उस पर भरोसा करके आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसकी पूरी जानकारी लेके जाएँ, उसके बारे में पूरा समझ के जाएँ और उसकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता ब्लाइंड फेथ करें, मतलब अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए, मगर उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। हमेशा डॉक्टर आपके हित की बात करना चाहेगा और आपके बेहतर की बात करना चाहेगा। ये डॉक्टर भी चाहता है कि उसका मरीज़ ठीक होकर निकले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंसान को लगता है खर्चे बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी ये बात करना चाहूँगा, कोई भी ऐसा मरीज़, कहीं का भी मरीज़, अगर उसको ये लगता है कि मैं खर्चे नहीं कर सकता इलाज के, हमारे पास आएँ। हमारे पास आपको देखना, आपकी दवाइयाँ तक हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मुहैया कराई जाती हैं। ये हमने चैरिटेबल क्लिनिक में अपनी शपथ ले रखी है। इसको हम कहते हैं राइट टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। मेरा मानना है हर नागरिक को, भारतीय नागरिक हो, कहीं का भी नागरिक हो, हर नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार है। उसके लिए एक अकेला सरकारी अस्पताल आखिरी रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए इवन प्राइवेट डॉक्टर जिसको दिखाना चाहता है, सबसे अच्छे डॉक्टर, शहर के जो सबसे बढ़िया डॉक्टर जो वो मानता है कि सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, उसके हिसाब से जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं वो उसको वो इलाज दें और सिर्फ पैसे की वजह से या फिर किसी पैसे की कमी की वजह से वो इलाज उसका रुक ना पाए। ये मेरा एक कहते हैं प्रतिज्ञा है
जो कि आगे जाके हो भी रही है। बहुत सारे लोग इसमें, जैसे डॉक्टर कनुप्रिया हैं, वो बहुत आगे आई हैं। उन्होंने मेरे से कहा है कि आपके चैरिटेबल क्लिनिक का कोई भी ऐसा मरीज़ जो आंखों से थोड़ी दिक्कत में हो, आप हमारे पास भेजिए, हम बिल्कुल फ्री में उसका इलाज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर अपनी तरफ से भी निकल के आ रहे हैं, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मरीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे हमारी एक पूरी टीम डॉक्टरों की जाती है, जिसमें मैं कान्ना कलेगा डॉक्टर हूँ, जो बिल्कुल मरीजों को फ्री देखता है। ऐसे ही हमारे पास सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी हैं, जो इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। वो वहाँ पे जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो बिल्कुल फ्री सेवाएं मिलती हैं, दवाइयाँ सारी फ्री में दी जाती हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो अपना इलाज पैसों की वजह से नहीं करवा पा रहे। तो ये दिक्कत उनकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आगे जाके आप जिस डॉक्टर के लिए कहेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा ये मानना है, डॉक्टर भगवान के रूप थे, भगवान के रूप हैं और भगवान के रूप रहेंगे। इस बात को ये डॉक्टर्स भी प्रूव करेंगे। और जब हमारा कोई गरीब मरीज़ उनके पास पहुँचेगा, तो वो उसके इलाज में कहीं से भी कहीं तक पैसों की वजह से कोई रुकावट नहीं करेंगे। और आज की डेट में मैं ये मानता हूँ वो करते भी नहीं हैं। बट ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। ये सोच हल्के हल्के बदलेगी। आपको कभी भी कोई परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी है, आप किसी भी वजह से, पैसों की तंगी की वजह से परेशान हैं, आप मेरे पास आएँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी पूरी मदद करूँ। सोच बदलेगी जब आपकी, आप जैसी शख्सियत की सोच लोगों के दरमियान आएगी, उसका एक जरिया हम हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें और ज़िंदगियों को बचाते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। तो जो नहीं पहुंच पाती उसका ज़रिया आप बनते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग पॉजिटिव समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, उसको पॉजिटिविटी की तरफ से जाएँ और डॉक्टरों की तरफ एक जो धारणा है उसको बदलें और बाहर निकल के डॉक्टरों को सपोर्ट करें। डॉक्टर आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए करें। एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी, जो कि ओम शांति अस्पताल है कालीबाड़ी पर, बिल्कुल बरेली कॉलेज के बराबर, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये उन्हीं का ही अस्पताल है। साथ ही एक चैरिटेबल क्लिनिक जो कि गरीब गुरबा परेशान लोगों के लिए हैं, वो भी नकटिया पर जो है वो लगातार सेवा के ज़रिए से संडे के दिन वो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन जो डॉक्टर की छवि थी उसको लगातार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धूमल हो जाती है, उसको और बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यकीनन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर समाज सेवा के क्षेत्र में इस तरह की सोच, क्योंकि यंग माइंड हैं, तमाम चीज़ें सीख कर आए हैं, तमाम चीज़ों के ज़रिए से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।